यह समय से साबित हुई अंतिम उपाय रणनीति है, जिसमें अपने जहाज का उपयोग करके दुश्मन के जहाज पर हमला किया जाता है। नौसेना युद्ध के शुरुआती दिनों में दुश्मन के जहाज को डुबोने का एकमात्र प्रभावी तरीका यही था, और ऐसा ध्यान में रखते हुए प्राचीन संस्कृतियां जैसे ग्रीक्स ने अपने जहाजों का निर्माण किया था। हालांकि बारूद और तोपों के आविष्कार के बाद दुश्मन के जहाज पर हमला करने का विचार लगभग आत्मघाती हो गया। लेकिन 19वीं सदी के दूसरे आधे भाग में विश्व की नौसेनाओं को इस संभावना का सामना करना पड़ा कि टक्कर मारना एक व्यवहार्य रणनीति के रूप में वापसी कर सकता है। एक निर्णायक युद्ध के बाद जो एड्रियाटिक सागर में लिसा द्वीप के पास 1806 में हुआ था, यह एक संलग्नता थी जिसने दिखाया कि कैसे पारंपरिक नौसेना युद्ध को नई तकनीकों की बदौलत उलट दिया जा रहा था, जिसने अत्यंत बहादुर नौसेना कमांडरों को दुश्मन के जहाजों को टक्कर मारने की प्राचीन रणनीति की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। आज के एपिसोड में हम इस अविश्वसनीय नाटकीय युद्ध की जांच करेंगे और इसका नौसेना युद्ध पर हमेशा के लिए क्या प्रभाव पड़ा। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के महान नौकायन जहाज अपनी शक्ति और विश्व मंच पर प्रभाव के चरम पर पहुंच जाएंगे। ये केवल युद्ध के औजार से अधिक थे। वे अपने अपने राष्ट्रों की भव्यता और शक्ति को व्यक्त करते थे। विश्व के समुद्रों पर कहीं भी लड़ाई ले जाने के लिए लकड़ी के कला के काम और मोबाइल गन प्लेटफॉर्म दोनों बन गए। बड़ा होना लगभग हमेशा बेहतर होता था, और इस तरह हर राष्ट्र सबसे ज्यादा तोपों वाला सबसे बड़ा युद्धपोत बनाने के लिए होड़ में लग गया। जब दो विरोधी बेड़े मिलते हैं, वे पंक्तियों में बनकर एक दूसरे पर गोलाबारी करते हैं। जिस पक्ष में अधिकतम तोपें होती हैं, उसे पहले नष्ट करने का बेहतर मौका मिलता है। यही तरीका था जिससे सामान्यतः नौसेना की लड़ाइयां लड़ी जाती थीं, जब तक कि 21 अक्टूबर 1805 को एडमिरल होरेशियो नेल्सन की कमान में एक ब्रिटिश बेड़े ने ट्राफलगर की लड़ाई में एक श्रेष्ठ फ्रांसीसी और स्पेनिश बल को भारी पराजय दी। नेल्सन की सफलता की कुंजी थी पुरानी नियम पुस्तिका की उपेक्षा। विरोधी पंक्ति के जहाजों की बनावट के बजाय उन्होंने अपने बेड़े को कॉलम में व्यवस्थित करके दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने और उन्हें खंडों में घेरने का तरीका अपनाया। ट्राफलगर की लड़ाई भले ही पारंपरिक लाइन के जहाजों के साथ लड़ी गई हो, लेकिन इसने दिखाया कि भविष्य में नौसेना युद्ध एक कम अजीबोगरीब मामला बनने वाला था, जिसमें अब रणनीति और प्रौद्योगिकी की भूमिका काफी अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। दो नवाचार विशेष रूप से नौसेना के सिद्धांत पर गहरा प्रभाव डालेंगे। जमीन पर औद्योगिक क्रांति गति पकड़ रही थी, और इसके खिलने की कुंजी थी भाप इंजनों का उपयोग गाड़ियों, ट्रेनों और यहां तक कि छोटी नहर की नावों को चलाने के लिए। जब भाप इंजनों के नौसेना अनुप्रयोग को देखा गया, तो एडमिरल समुद्र में उनके उपयोग को लेकर थोड़े संदेही थे, जब तक कि जुलाई 1813 में इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइट ने एक पूर्व फ्रांसीसी नौकायन पोत को भाप शक्ति में परिवर्तित किया और यारमाउथ से लीड्स तक भाप से चला। भाप इंजन के बढ़ते शक्तिशाली और विश्वसनीय होने पर विश्व की नौसेनाएं उन्हें जल्दी अपना लीं, उनकी क्षमता को महसूस करने लगीं। राइट की यात्रा के 2 साल के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया का पहला भाप युद्धपोत डेमोल्गस पेश किया, जिसका उद्देश्य न्यूयॉर्क को रॉयल नेवी से बचाना था, और अन्य नौसेनाएं जल्द ही इसका अनुसरण करने लगीं। शताब्दी के बाद के शक्तिशाली धुएं भरे युद्धपोतों के विपरीत ये प्रारंभिक भाप युद्धपोत अधिकतर समय अपने पालों पर निर्भर थे। केवल हवा कम होने या गति चाहिए होने पर अपने भाप इंजनों का उपयोग करते थे। इसी समय नौसेना के इंजीनियर विस्फोटक और आग लगाने वाले गोले के रूप में युद्धपोतों के लिए बढ़ते खतरे को संबोधित करने की भी तलाश कर रहे थे। पारंपरिक ठोस तोप के गोलों के बजाय इन नए हथियारों में बारूद से भरे केंद्र होते थे, जिन्हें एक फ्यूज द्वारा प्रज्वलित किया जाता था, जो फायरिंग पर जलाया जाता था। इन हथियारों ने लकड़ी के पाल वाले जहाज के नुकसान को बढ़ा दिया। 1853 में रूसी युद्धपोतों ने एक ऑटोमन बेड़े को नष्ट करके यह साबित किया, और इन नए हथियारों के खिलाफ प्रतिक्रिया करना तत्कालीन आवश्यकता बन गई।
नौसेना के इंजीनियर पहले ही जहाज के पतवार को लकड़ी से लोहे में बदलने का प्रयोग कर चुके थे, जिससे उसके अतिरिक्त वजन की समस्या का समाधान भाप इंजनों ने किया, जिससे जहाज की गति और स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका इस नई तकनीक की क्षमता का लाभ उठाने में तेज था और 1833 में पहला लोहे का युद्धपोत यूएसएस मिशिगन बनाया, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने क्रीमियन युद्ध के दौरान रूसियों के खिलाफ लोहे में लिपट्टी तैरती गन बैटरियों का उपयोग किया। इन भाप संचालित बैटरियों की गति केवल 4 नॉट्स थी और रेंज सीमित थी, इसलिए इन्हें युद्ध में खींच कर ले जाना पड़ता था। 1859 में लॉन्च किया गया फ्रांसीसी युद्धपोत ग्लोयरे भाप इंजन और लोहे के कवच के साथ पहला असली महासागरीय युद्धपोत था। इस क्रांतिकारी युद्धपोत में पारंपरिक रेखाओं के अनुसार डिजाइन किया गया एक लकड़ी का पतवार था, लेकिन इसे 11.43 सेंटीमीटर मोटी लोहे की प्लेटों से ढका गया था, इसलिए इसे आयरन क्लैड का नाम दिया गया था। ग्लोयरे 36 के पास 6.4 इंच बंदूकें थीं और इसे एक भाप इंजन ने चलाया, जिसने एकल स्क्रू प्रोपेलर को चलाया, जिससे इसकी गति 13 गांठ हो गई। ये कारक ग्लोयरे को उसके समय का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत बनाते थे और सभी महान नौसेना शक्तियों के बीच अधिक आयरनक्लैड युद्धपोतों को परिवर्तित करने या निर्माण करने की होड़ को प्रज्वलित करते थे। फिर भी उनकी जल्दबाजी में वे एक साधारण तथ्य को भूल गए। अभी तक किसी के पास भी दुश्मन के आयरनक्लैड को डुबोने का वास्तव में प्रभावी तरीका नहीं था। यह अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान 9 मार्च 1872 को पहली आयरनक्लैड बनाम आयरनक्लैड लड़ाई में शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया था। संघ का मॉनिटर और कॉन्फेडरेट का वर्जीनिया जहाज एक दूसरे को डुबाने के लिए अपनी सारी गोला बारूद खर्च कर चुके थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे को टक्कर देने में सफलता नहीं मिली। लड़ाई के परिणामों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी भविष्य के युद्धपोत किसी न किसी हद तक सशस्त्र होंगे, लेकिन इससे तोपों के दुश्मन बेड़े को नष्ट करने में असमर्थ होने की समस्या केवल बढ़ गई। दोनों पक्षों का ड्रॉ पर लड़ना कोई जीत नहीं है। इसने वैश्विक कमांडरों को सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें अपने जहाज को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नई पीढ़ी के युद्धपोतों के डिजाइन में रैम की विशेषता उन्हें किसी भी हताशा से निपटने में मदद करती है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अभी भी विवादास्पद थी। लेकिन यह बहुत जल्द बदल जाएगा। उन्नीसवीं सदी में यूरोप का नक्शा उतार चढ़ाव भरा था, क्योंकि अनेक संघर्षों, युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल में क्षेत्र प्राप्त और खोए जा रहे थे। इतालवी प्रायद्वीप पर छोटे राष्ट्रों और ऑस्ट्रियन साम्राज्य द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में भाईचारा और इतालवी राष्ट्रवाद बढ़ी, जिसने उन्हें इटली के राज्य में एकीकृत करने की प्रेरणा दी। विद्रोह या संधि के माध्यम से इटली का राज्य 17 मार्च 1861 को औपचारिक रूप से एक एकल सत्ता में एकीकृत हो गया, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऑस्ट्रियाइयों द्वारा धारण किए गए थे, जिसे नया इतालवी राज्य अपने लिए चाहता था। जून 1806 में ऑस्ट्रियन साम्राज्य और पड़ोसी राज्य प्रशिया के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसका शासन ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने नए इटली के पहले राजा विक्टर इमैनुएल आई को प्रस्ताव दिया कि अगर इटली ऑस्ट्रिया से युद्ध करती है तो वे ऑस्ट्रिया अधिकृत वेनेटो क्षेत्र को इटली को देंगे। इमैनुएल द्वितीय ने सहमति व्यक्त की और 23 जून 1866 को ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच शत्रुता शुरू होने के एक सप्ताह बाद इटालियन सैनिकों ने वेनेटो पर मार्च किया। नौसेना के नवजात अवस्था में नई इटालियन नौसेना ने युद्धपोतों की एक महत्वपूर्ण शक्ति को विरासत में प्राप्त किया, जिसके साथ वे ऑस्ट्रिया की नौसेना, जिसमें दोगुनी आयरन क्लैड्स शामिल थे, को धमकी दे सकते थे। काउंट कार्लो दी पेर्सिनो के नेतृत्व में एक इटालियन बेड़े में 12 आयरन क्लैड्स और 17 बिना कवच सहायक जहाज शामिल थे। वर्तमान समय के क्रोएशिया के तट से एड्रियाटिक सागर में दूर ऑस्ट्रिया ने द्वीप लिसा को अधिकृत कर इटली के लिए दावा करने और भविष्य के अभियानों के लिए ऑस्ट्रियाइयों के खिलाफ एक आधार के रूप में इसका उपयोग करने के लिए रवाना हुए। उन्हें रोकने के लिए नौकायन कर रहा था एक ऑस्ट्रियाई बेड़ा, जिसकी कमांड कॉन्ट्रा एडमिरल विल्हेम वॉन टेकेटॉफ के हाथ में थी, जिसमें केवल 7 आयरन क्लैड्स और 11 बिना कवच वाले सहायक जहाज शामिल थे।
कागज पर इटालियंस के पास एक विशाल लाभ प्रतीत होता था और वास्तव में आगामी युद्ध को लेकर ऑस्ट्रियाई नाविकों में समझने योग्य चिंता थी। हालांकि वास्तव में पेरसानो के बेड़े की स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी। इटालियन जहाज और उनके चालक दल अक्सर पुराने इटालियन राष्ट्रों की विरासत थे। जहाजों के संचालन में समानता कम थी। डिवीजनल कमांडरों ने, जो कभी कभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते थे और नई इटालियन अदालत में प्रभाव डालने की प्रतिस्पर्धा करते थे, उन्होंने स्थिति को और खराब कर दिया था और पिसानो ऐसे माहौल को संभालने में असमर्थ थे। इस प्रकार आगे जो घटनाएं घटित हुईं, वे अपनी विचित्रता में लगभग हास्यास्पद प्रतीत होती हैं। लड़ाई की ओर बढ़ते हुए 20 जुलाई 1866 को दोनों पक्षों ने अपने युद्धपोतों को 3 समूहों में व्यवस्थित किया, जिसमें ऑस्ट्रियाई लोगों ने अपने सभी आयरनक्लैड्स को पहले में केंद्रित किया, जबकि दूसरे समूह में 6 सभी लकड़ी के युद्धपोत शामिल थे, जो इटालियन आयरनक्लैड्स के सामने अत्यंत कमजोर दिख रहे थे, और शेष को तीसरे समूह में पुनर्गठित किया गया। इस दौरान पेरसानो ने अपने सभी आयरनक्लैड्स को 3 इटालियन समूहों में बांट दिया, जहां उन्होंने मुख्य बल के रूप में कार्य किया, जिसका समर्थन बिना कवच वाले जहाजों ने किया। पेरसानो के बेड़े को लिस्सा पहुंचते ही पता चला कि ऑस्ट्रियाई बल समुद्र में है और उन्हें रोकने के लिए उसने लैंडिंग्स रद्द करके ऑस्ट्रियाई जहाजों से जुड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को पंक्ति अग्रस्त संरचना में पुनर्गठित किया, जिससे वे ऑस्ट्रियाइयों की खोज में समुद्र के बड़े क्षेत्रों को पढ़ने में सक्षम होंगे। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि उसने आदेश वापस लिया और कहा कि अपने जहाजों को आगे की पंक्ति में रखें। इससे उसके सभी जहाज कॉलम में आ गए। ऑस्ट्रियाई बेड़े का पता लगाने की संभावनाएं कम हो गईं और वायरलेस संचार से पहले के युग में इसने इतालवी कप्तानों में भ्रम पैदा कर दिया। फिर पेरसानो ने अपना ध्वजपोत रेड इटालिया से अफोंडाटोर में बदलने का निर्णय लिया, जिसे 3 मुख्य इतालवी समूहों से दूर रखा गया था। दूसरे और तीसरे समूह ने अपने ध्वज को स्थानांतरित करने के लिए गति कम की, लेकिन पहले समूह ने आदेश नहीं पाया और आगे बढ़ता रहा, जिससे समूह 1 और 2 के बीच इतालवी बलों में एक छेद बन गया। मानो समस्याओं की कमी नहीं थी। हर इतालवी जहाज को यह जानकारी नहीं थी कि एक फोंडाटोर ध्वजपोत अब मौजूद है, और इसलिए वे अभी भी रीड इटालिया के आदेशों की तलाश में थे, जैसे कि ऑस्ट्रियाई हमला और समूह 1 और 2 के बीच में घुसपैठ कर रहे थे। ऑस्ट्रिया के प्रमुख समूह आयरनक्लैड्स ने पहले इतालवी समूह के साथ सीमाओं पर संघर्ष किया। वहीं अन्य 2 इतालवी समूह इधर उधर भटक रहे थे और रेड इटालिया से आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो कभी नहीं आए। जैसा कि नौसेना के वृत्तों में डराया गया था, दोनों पक्षों के आयरनक्लैड्स एक दूसरे को गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सके। इतालवियों को स्वयं को संगठित करने का समय मिलना चाहिए था, लेकिन वे विफल रहे, जिससे ऑस्ट्रियाई बलों को युद्ध को निर्देशित करने का अवसर मिला। ऑस्ट्रियाई आयरनक्लैड्स 2 समूहों में विभाजित हुए। एक ने पहले और दूसरे इतालवी समूहों पर हमला किया, जबकि दूसरे ने बाकी इतालवी जहाजों पर हमला किया। जब उसके सैनिक ऑस्ट्रियाइयों के साथ निकट संघर्ष में लगे हुए थे, पस्सानो अपने नए ध्वजपोत पर एक सुरक्षित दूरी पर रहे। कभी कभी उस युद्ध में एक अदृश्य तत्व के रूप में जो हो रहा था। इतालवी बेड़े की ओर से संगठन की कमी के बावजूद इतालवी पक्ष पर संख्या का भारी वजन यह सुनिश्चित करता था कि जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, यह धीरे धीरे इतालवियों के पक्ष में मुड़ रहा था। जबकि आयरनक्लैड्स डूबने से जिद्दी रूप से इनकार करते रहे, इतालवी गोले फिर भी रिगिंग, गन माउंट्स और डेक पर मौजूद किसी भी उजागर चालक दल को व्यापक क्षति पहुंचाते रहे। जबकि दोनों पक्षों के अकवचित जहाज केवल यह साबित करने के लिए काम आए कि वे अब प्रभावी नहीं थे, क्योंकि उन पर युद्ध का पूरा आतंक छोड़ दिया गया था। हालांकि एक बार फिर इतालवी इस पर पूंजीकरण करने में विफल रहे और संघर्ष की अराजकता में उनकी पंक्तियां ढहने लगीं। ऑस्ट्रियाई ने इतालवी जहाजों के छोटे समूहों को घेरा, उन्हें गोलाबारी से पीटा और इससे इतालवी संख्यात्मक लाभ को खारिज किया। पेरसानो ने अब अंततः कार्रवाई करने का निर्णय लिया और अपने जहाज अफोंडाटोर को कार्रवाई में लाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इसे दूसरे आयरनक्लैड से लड़ने की बजाय पुराने और कवचहीन ऑस्ट्रियाई जहाज कैसर को नरम लक्ष्य चुना। पस्सानो ने अपने नए युद्धपोत से कैसर पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी हमले की गणना गलत थी, जिससे कैसर बच गया।
अपने कमांडर के हमले को देखकर इतालवी आयरनक्लैड रेडी पोर्तगालो के कप्तान ने प्रतिक्रिया हमला किया, लेकिन अंतिम समय में कैसर के कप्तान ने अपने जहाज को मोड़ा और इतालवी जहाज पर पलटवार किया। कैसर ने नुकसान किया, लेकिन खुद भी कवचहीन जहाज के रूप में आयरनक्लैड में घुसकर नुकसान झेला। दोनों जहाज एक दूसरे को छूकर बहुत दूर चले गए लड़ाई से। रैमिंग अब ऑस्ट्रियाई नेतृत्व के मन में थी और उनका फ्लैगशिप ओर्स हेरजोग, फर्डिनेंड मैक्स, रीड इटालिया और एक अन्य इतालवी जहाज पालेस्ट्रो की ओर मुड़ गया। उन्हें गोलीबारी से झेलते हुए 3 बार रैम किया। पूर्व इतालवी फ्लैगशिप में टकराकर उन्होंने इसकी जलरेखा के नीचे 18 फुट का छेद फाड़ दिया, जिससे यह मिनटों में डूब गया, जबकि पालेस्ट्रो में रैमिंग ने इसके मस्तूलों को नष्ट कर दिया और आग लगा दी। इतालवी जहाज एनकोना अपने साथियों का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रियाई फ्लैगशिप पर तोपों का निशाना बनाने में जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन चालक दल ने गोले लोड करना भूल गया और इसलिए तोपों ने सिर्फ बारूद के धुएं का बादल छोड़ा। युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ क्षतिग्रस्त कैसर अभी भी पासांडो के अफोंडाटोर के साथ नजदीकी सीमा में था, लेकिन इतालवी कमांडर ने अपने जहाजों को वापस लौटने के लिए संकेत दिया। इस युद्ध में इटली का नुकसान 660 हताहतों का हुआ और 2 आयरनक्लैड्स डूब गए, ऑस्ट्रिया के 106 की तुलना में। और इसमें जोड़ा गया, बेशक ऑस्ट्रियाई लोगों ने इटालियंस को द्वीप को कब्जा करने से रोका था। युद्ध में ऑस्ट्रियाई विजय के बावजूद इसका जमीन पर होने वाली घटनाओं पर थोड़ा ही असर हुआ और साल के अंत तक वेनेटो नई एकीकृत इटली का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि यह प्रशियन विजय के कारण था। हालांकि दुनिया भर में इस युद्ध को नए आर्मर्ड युद्धपोतों के सामने दुनिया के बेड़े को सज्जित करने वाली वर्तमान पीढ़ी की बंदूकों के बढ़ते महत्व की एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा गया। बंदूक की समस्या का फौरन समाधान नहीं था। जब पहले आत्मघाती बंदूकों को निष्क्रिय कर दिया गया, तो दुश्मन जहाजों को टक्कर मारने की क्षमता की नई प्रशंसा हुई। नौसेना के योजनाकारों ने शीघ्र ही दुश्मन के जहाज के पतवार को भेदने के लिए जहाजों को विशेष रूप से तैयार करने का विचार शुरू किया और कई देशों ने अपने जहाजों को रैम्स से युक्त करने का कार्यक्रम आरंभ किया, जो मुख्य पतवार से कुछ फीट नीचे थे। ये उभार कप्तानों को दुश्मन की नौका में छेद करने और अपने नौके के मुख्य पतवार को बचाने की अनुमति देते थे। राम पर इतना विश्वास था कि कप्तानों ने उन्हें जल्दी ही नौसेना युद्ध का मुख्य हथियार मान लिया, जबकि तोपों का उपयोग दुश्मन के व्यापारिक जहाजों और कवच रहित युद्धपोतों पर हमले करने में बढ़ा। लेकिन कुछ ब्रिटेन के एडमिरल विशेष रूप से समर्पित रैम जहाजों का निर्माण करने के लिए एक कदम आगे जाना चाहते थे। रैम जहाज और नावें नई नहीं थीं। उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध में कुछ सेवा देखी थी, लेकिन अब वे पहले कभी नहीं देखे गए महत्व को प्राप्त कर रहे थे। इस नई प्राप्त आस्था का प्रतीक ब्रिटिश युद्धपोत HMS हॉटस्पर था, जिसे लीसा की लड़ाई के मात्र 4 साल बाद लॉन्च किया गया था। हॉटस्पर मुख्य बेड़े के साथ तैनात होने के लिए डिजाइन किया गया था और युद्ध में यह अपने 10 फुट रैम का उपयोग करके उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों जैसे दुश्मन के झंडे वाले जहाज को भेदने के लिए करेगा। युद्धपोतों को सज्जित करने वाले एक और नवाचार में संचालित गन टरेट शामिल था, जिसने बंदूकों को लक्ष्य पर लाने के लिए जहाज के किनारे को मोड़ने के बजाय दुश्मन जहाजों को व्यापक आर्क ऑफ फायर के साथ लक्षित करने की सुविधा दी। हॉटस्पर के पास टरेट लगाने की योजना थी, पर डर था कि यह दुश्मन के जहाज के साथ संपर्क करने में सक्षम घूर्णन तंत्र को क्षति पहुंचा सकती है। विकल्प के रूप में मुख्य डेक पर एक कपोला स्थापित किया गया था, जिसमें 12 इंच की बंदूक को 4 अलग अलग दिशाओं में स्थापित और चलाया जा सकता था। कोई भी पोर्ट आगामी स्थिति के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब हॉटस्पर अपने लक्ष्य को निशाना नहीं बना सकता था। बंदूक का उपयोग उन एस्कॉर्ट वेसलों को रोकने के लिए हो रहा था जो राम करने के इरादे वाले शिकार की सुरक्षा कर रहे थे। सेवा में प्रवेश करते समय हॉटस्पर को ब्रिटिश एडमिरल्टी ने गर्व के साथ और सुपर वेपन के रूप में देखा। उनका गर्व अल्पकालिक था। हॉटस्पर के भाप इंजन कमजोर पाए गए, जिससे जहाज की अपेक्षित गति कम हो गई
और यह किसी भी संभावित दुश्मन जहाज से मुकाबला करने में असमर्थ था, विशेष रूप से पूरी शक्ति के साथ मैन्यूवर करने की संभावना के साथ। इस प्रकार कमजोर सशस्त्रता के कारण हॉटस्पर ने युद्धपोत की भूमिका में कम महत्व रखा और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय रिजर्व या वेल्स और बाद में बरमूडा के बंदरगाहों की सुरक्षा करते हुए बिताया। फिर भी नौसेना के राम का नया आत्मविश्वास इक्विक युद्ध में मजबूत हुआ, जहां पेरुवियन आयरन क्लैड ने 4 घंटे में 2 बार चिल्ली के युद्धपोत एस्मेराल्डा को टक्कर मारकर डुबो दिया। एस्मेराल्डा के एक लकड़ी के कोरवेट होने और आयरन क्लैड नहीं होने का तथ्य महत्वहीन माना गया था। राम को वास्तव में भविष्य माना जाता था और लोकप्रिय संस्कृति में एक संक्षिप्त क्षण के लिए स्टारडम प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध काल्पनिक युद्धपोत थंडर चाइल्ड, जो एच.आर.जी. वेल्स की किताब वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स से है, एक आयरन क्लैड टॉर्पीडो राम था और अंतिम आत्मघाती हमले में 3 मार्शियन युद्ध मशीनों को नष्ट कर देता है। उपन्यास में यह ग्रेट ब्रिटेन के अंतिम सुपर वेपन को अंततः मार्शियन आक्रमणकारियों द्वारा पराजित किए जाने का प्रदर्शन करता है। लिसा के बाद युद्धपोतों को राम से लैस करने के जुनून के बावजूद वे 19वीं सदी के शेष भाग में उत्पन्न होने वाले विभिन्न संघर्षों में कोई महत्वपूर्ण उपयोग नहीं देखेंगे। यह फिर भी नहीं मानता कि राम ने कई पीड़ितों को नहीं चौंकाया, तोपों के विपरीत जिन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं। राम एक ऐसा हथियार था जो हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार रहता था और इससे कई दुखद दुर्घटनाएं हुईं। 1890 के दशक के आरंभ में कई विपत्तियां हुईं, जहां राम से भरे युद्धपोतों की उपस्थिति ने या तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी की या उनका मुख्य कारण बनी। 17 मार्च 1890 को ब्रिटिश राम से लैस युद्धपोत हेमस एनसन जिब्राल्टर हार्बर में अवकाश मना रहा था, जब यात्री जहाज एसएस यूटोपिया भाप से चलकर डॉक में आया। तेज हवाओं ने यात्री जहाज को एनसन के अग्रभाग की ओर धकेला, जहां युद्धपोत के राम ने इसके पतवार में विशाल छेद कर दिया। 20 मिनट के भीतर यूटोपिया डूब गया और जहाज पर सवार 880 लोगों में से 532 की मृत्यु हो गई, जो टाइटैनिक आपदा की भयावह पूर्वाभास थी। बाद में पता चला कि जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थीं। अगले वर्ष 7 जुलाई 1892 को फ्रेंच युद्धपोत ऑन्च एक 1200 टन फ्रेंच मेल जहाज के यात्रियों और चालक दल की रुचि का विषय बन गया। मेल जहाज के कप्तान ने यात्रियों और ड्राइवर्स को देश के नवीनतम शक्तिशाली युद्धपोत को नजदीक से देखने का निर्णय लिया, लेकिन वह बहुत करीब आ जाएगा और ओश का राम मेल जहाज को 2 टुकड़ों में काट देगा। फ्रेंच युद्धपोत के चालक दल ने 2 हिस्सों को अपने जहाज से जोड़कर उन्हें डूबने से रोकने और समय खरीदने में देरी की, जिससे कई जीवन बचे, लेकिन टक्कर में 107 लोग मारे गए। उसके 1 साल से भी कम समय बाद राम ने शायद अपना सबसे प्रसिद्ध शिकार HMS विक्टोरिया के रूप में दावा किया। 22 जून 1899 को 11,200 टन का युद्धपोत उत्तरी लेबनान के तट पर 10,800 टन के युद्धपोत कैंपरडाउन के साथ नौकायन कर रहा था। दोनों जहाज 10 साल से कम उम्र के थे और उनके समय के सबसे आधुनिक और महंगे युद्धपोतों में शामिल थे। वाइस एडमिरल सर जॉर्ज ट्रायन की कमान में ये जहाज उनके सख्त आदेशों के तहत एक दूसरे के बहुत करीब नौकायन कर रहे थे और एक पूर्ण अधिनायकवादी होने के नाते कप्तान हमेशा दिशा बदलने के लिए ट्रायन के निर्देशों का इंतजार करते थे। वे निर्देश समय पर कभी नहीं आए और कैंपरडाउन का रैम विक्टोरिया के पतवार में 9 फीट तक घुस गया, पानी की रेखा के नीचे, जिससे समुद्री पानी जहाज में बाढ़ आ गई। जहाज को बचाने में हताश ट्रायन ने विक्टोरिया को कुछ 5 मील दूर किनारे की ओर जाने का आदेश दिया ताकि युद्धपोत को भंग कर सकें, लेकिन यह व्यर्थ रहा। 8 मिनट के भीतर अग्रदेक इतना नीचे डूब गया था कि स्टर्न पर प्रोपेलर अब पानी से बाहर निकल रहे थे, जिससे जहाज चलने में असमर्थ रह गया। जहाज को बचाने के लिए हताश प्रयासों के बावजूद टक्कर के 13 मिनट बाद युद्धपोत पलट गया और समुद्री जल जहाज के बॉयलरों को भरने के रूप में आंतरिक विस्फोटों से हिल गया।
350 8 पुरुष विक्टोरिया के चालक दल की अधिकांशता, जिसमें ट्रायन भी थे, मारे गए। परिस्थिति और भी खराब हो सकती थी। कैंपरडाउन बिना क्षति के नहीं आया और इसका रैम अग्रधवल से फाड़ दिया गया, जिससे पानी तेजी से बहने लगा। वह अपने अग्रदेक को समुद्र स्तर तक गिरते हुए देखेगी जब तक कि उसके चालक दल ने बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया और एक निकटवर्ती बंदरगाह तक नहीं चले गए। अन्य युद्धपोत, जो दोनों युद्धपोतों के साथ नौकायन कर रहे थे, उनसे टकराने से बस बच गए। 12,790 टन का HMAS नाइल विक्टोरिया के भाले पर चढ़ने के बाद विक्टोरिया से 90-10 मीटर की दूरी पर चूक गया। यद्यपि ये तीनों टक्करें वैसे भी होती, रैम्स के समावेश ने उनके दौरान हुई क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया और इस प्रकार मृत्यु दर बढ़ गई। यह त्रासदी है कि जबकि कई कप्तान और एडमिरल अभी भी रैम करने के विचार में थे, इस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि दुश्मन के जहाजों को रैम करने का चलन अब बीत चुका था। 1870 के दशक में पारंपरिक नौसेना की तोपें धीरे धीरे राइफल बैरल वाली ब्रीच लोडिंग तोपखाने के टुकड़ों से बदली जा रही थीं, जिससे सटीकता और रेंज दोनों में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ कैलिबर में वृद्धि और नए प्रोपेलेंट्स का मतलब था कि तोपें एक बार फिर से बहुत लंबी दूरियों से भी सबसे भारी कवच वाले युद्धपोतों को भेदने में सक्षम थीं। इसने रैमिंग की अवधारणा को एक आत्मघाती कार्य बना दिया, जिसमें रैमिंग जहाज को उसके लक्ष्य के कहीं भी नजदीक पहुंचने से पहले ही उच्च विस्फोटक गोले से संतृप्त कर दिया जाता और डुबो दिया जाता। अधिक आकस्मिक डूबने की संभावना को देखते हुए सदी के मोड़ पर अंततः युद्धपोतों से रैम को हटा दिया जा रहा था। हालांकि उनकी फिटिंग का नतीजा यह था कि वे जहाजों को थोड़ा तेज बनाते थे। नतीजतन आज तक अधिकांश युद्धपोत और नागरिक जहाजों के धनुष पर किसी न किसी प्रकार का उभार होता है, हालांकि एक वास्तविक रैम की लंबाई या ताकत के आसपास कहीं भी नहीं। और वहां आपके पास लिसा की लड़ाई की कहानी है और रैम के उदय और पतन का इतिहास है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल का समर्थन करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।